Hello everyone, welcome to my biology classes. Myself Omen Kumar, and today we are going to discuss chapter 1 life processes, topic excretion for class 10th. Excretion in animals. एनिमल में एक्सक्रीशन प्लांट भी करते हैं। इस चैप्टर में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी कोई भी ऑर्गेनिज अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। लिविंग ऑर्गेनिज परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग विच ए वेराइटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। तो लिविंग ऑर्गेनिज जो हैं क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उनकी बॉडी में और उनसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। द वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर, यूरिया फ्रॉम यूज्ड अप प्रोटीन्स etc नीड टू बी एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि बहुत से वेस्ट हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अनडाइजेस्ट फूड है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, एक्सेस ऑफ वाटर है, यूरिया जो कि प्रोटीन की फॉर्म है लेकिन जो यूज अप नहीं होती है, नीड टू बी एलिमिनेट, और ये ज़रूरी है कि ये बॉडी से बाहर चली जाए। सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जैसे लाइक यूरिया है या नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसमें नाइट्रोजन है, वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी, और जैसे ही वो बॉडी में आ जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनका रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बाकी के जो फंक्शन हैं वो स्मूथली होते रहें। नाउ मोड ऑफ वेस्ट एलिमिनेशन। अब कौन कौन से तरीके हैं वेस्ट को एलिमिनेट करने के। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वेस्ट एलिमिनेशन विच अकर थ्रू वेरियस स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो वेस्ट को बाहर निकालते हैं। द डिफरेंट मोड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर फॉर एज फॉलोज। नंबर 1 इजेशन। Egestion is a process of waste removal in which the undigested food are expelled from the body as solid phases और potty। मतलब इजेशन जो कि हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था, तो वो क्या होता है कि उसमें हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाता है, जैसे कि काव डंग। सेकेंड प्रोसेस है इनहेलेशन। ये रेस्पायरेशन के दौरान होता है। इनहेलेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी इन गैसेस फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। यानी कि हम जो बाहर अपनी निकालते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन होता है। यूरिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन बेस्ड लाइक यूरिया एंड अमोनिया इन ए लिक्विड फॉर्म आर रिमूव बाय द यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनेशन के जरिए क्या होता है, यूरिया या अमोनिया जो है लिक्विड फॉर्म में यूरिनरी सिस्टम से होकर बाहर निकल आती है। स्वीटनिंग यानी कि पसीना। स्वीटनिंग इज ए प्रोसेस इन विच वेस्ट इन ए लिक्विड फॉर्म कंटेनिंग डिजॉल्व यूरिया एंड सॉल्ट आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए क्या होता है, पसीने के साथ साथ हमारे अंदर के वेस्ट मटेरियल भी बाहर आ जाते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन एक्सक्रीशन। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, सो दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेटेड। द एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। तो हर जो एनिमल हैं अलग अलग तरीके के हमारे एनिमल्स होते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट अलग है, यानी खाना खाने का तरीका अलग है, वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग अलग तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उनके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के तरीके भी अलग अलग होते हैं,
अलग अलग फॉर्म में वो निकालते हैं। तो इस तरह से इसे 3 फॉर्म में बांटा गया है, एमनोटैलिक ऑर्गेनिज, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज एंड यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज। क्या होते हैं ये देखते हैं। नंबर 1, एमनोटैलिक ऑर्गेनिज। एमनोटैलिक ऑर्गेनिज एलिमिनेट एक्सक्रीट वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया के फॉर्म में वेस्ट को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सैलामेंडर और फिश। ये एमोनोटैलिक ऑर्गेनिज में ऑर्गेनिज आर जनरली एक्वाटिक एनिमल्स। ये क्या होते हैं, जनरली एक्वाटिक होते हैं, वाटर में रहने वाले। अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि अमोनिया क्या होती है, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है। सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट इट। तो इनको एक्सक्रीशन करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, ये वाटर में खुद ही रहते हैं। तो द एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, सैलामेंडर आर एमोनोटैलिक। जो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, फिश, ये सैलामेंडर है और ये फिश है। नेक्स्ट इज यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज। दीज ऑर्गेनिज एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड देयर मेजर वेस्ट प्रोडक्ट एसिड डज नॉट रिक्वायर मच वाटर फॉर एलिमिनेशन। तो ये क्या करते हैं, यूरिया की फॉर्म में ना करके ये यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं अपने वेस्ट, और इनके ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है वाटर की। जैसे वर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज। तो सम फिगर्स आप देख सकते हैं। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज ग्रासहोपर है एंड फ्लैमिंगो, ये एनिमल हैं जो यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज, दी ऑर्गेनिज एलिमिनेट यूरिया थ्रू देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिया इज सोलेबल इन वाटर एंड नीड लिटिल वाटर फॉर एक्सक्रीशन। ये अपना जो वेस्ट है उसको यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं और इसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो हायर एनिमल लाइक ह्यूमन, लॉयन टाइगर आर द यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज। Excretion in small animals, excretion in small animal like unicellular organisms occur through diffusion। तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है स्मॉल एनिमल्स में ये जो सिस्टम होता है पूरा। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है, वो है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन अमीबा। तो ये कैसे होता है ऑस्मो रेगुलेशन अमीबा में। In animal, the method of excretion depend on their basic structure. Different animal have different strategy for removal of waste। तो अलग अलग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। अमीबा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज, हम जानते हैं कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज है। और यू हैव स्टडीड दैट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ अमीबा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये भी आपको पता ही है कि CO2 बनती है अमीबा में रेस्पिरेशन के दौरान, और इसमें क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है, डिफ्यूज आउट थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। और उसकी जो बॉडी में सेल मेम्ब्रेन है उसके ज़रिए ये बाहर हो जाती है। तो CO2 को बाहर होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सीधे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के ज़रिए हो जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है नाइट्रोजनस बेस्ड अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज एक्सक्रीटेड आउट बाय द सिंपल डिफ्यूजन। तो जो नाइट्रोजन बेस्ड है वो भी हमारा सिंपल डिफ्यूजन के जरिए बाहर हो से आता है अमीबा में। अमीबा एक्सक्रीट एक्सिस वाटर थ्रू इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लेकिन तीसरी बात, अगर बॉडी में एक्सेस वाटर है और अगर लगातार वाटर एक्सेस होता रहेगा तो वही पॉसिबल है सेल बड़ी हो जाएगी और एक्सपेंड होकर के रप्चर हो सकती है और ऑर्गेनिक की डेथ हो सकती है। तो इसे रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकलना चाहिए। तो इसके लिए क्या बनती है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म हो जाती है, ये हो रही है इस तरीके से, और ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, बड़ी होना शुरू होती है। और उसके बाद एनलार्जिंग के बाद ये होती है बाहर, ये आपका स्प्लिट आउट हो जाता है वाटर, एडिशनल वाटर इससे बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये अपना प्रोसेस करते हैं अमीबा में।
लोअर एनिमल डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, द एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द बॉडी सरफेस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। तो हमने देखा कि इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं थे अमीबा में जो कि ये एक्सक्रीशन को कर सकें। ये एक्सक्रीशन केवल सिंपल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द एक्सक्रीशन इन सम अदर एनिमल्स, कुछ अदर एनिमल्स में हम देखते हैं एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। सम एनिमल हैव वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए उनमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म एंड लीच। अर्थवर्म और लीच जैसे जो एनिमल्स हैं उनमें हमारा जो है नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एंड मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट एंड किडनीज इन वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो इंसेक्ट में होती है मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स, जबकि किडनी वर्क करती है हमारा एक्सक्रीशन में किन में, हमारे वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो सारे वर्टिब्रेट होते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट की पोजीशन में आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं वर्टिब्रेट, ह्यूमन बीइंग, ये वर्टिब्रेट में आते हैं। हायर एनिमल किस कैटेगरी में रखा गया? ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट द मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक अनडाइजेस्टेड फूड, यूरिन एंड स्वेट थ्रू द स्पेसिफाइड ऑर्गन इन देयर बॉडी। तो इनमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं, उनके जरिए अपना अनडाइजेस्ट फूड बाहर निकालते हैं, यूरिन को बाहर निकालते हैं और पसीना के जरिए वेस्ट को बाहर कर दिया जाता है। द वेरियस ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज इन ह्यूमन बॉडी आर, तो कौन कौन से हैं हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं लंग्स। लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लंग्स क्या करते हैं? हमारे वाटर वेपर को बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ CO2 को, दो चीज़ें जो एडिशनली हमारी बॉडी में हैं उनको बाहर निकाला जाता है। वाटर जो वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लार्ज इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन कलेक्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इज एक्सक्रीटेड आउट एज फेसेस थ्रू एनस। तो एनस के जरिए से बाहर निकाल लिया जाता है, पॉटी के जरिए। एंड स्किन द बेस्ट like water, salt and urea are expelled out of the body by means of sweat gland present in the skin। हमारी स्किन पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। उन स्वेट ग्लैंड में स्वेट डेवलप होता है और स्वेट डेवलप होता है तो उसमें घुल करके कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमारे बाहर जाते हैं। हालांकि स्वेट हमारा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। लीवर द एक्सिस ऑफ शुगर इज रिमूव्ड by the liver by converting it into glycogen for future use। अब जो ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर लीवर, उसे ग्लाइकोजन में बदल के रखता है और फ्यूचर में यूज करने के लिए। इसका मतलब हमारी जो एक्सेस शुगर है वो भी कंट्रोल हो जाती है, वो भी हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलती लेकिन एक जगह स्टोर हो जाती है। किडनीज एक्सक्रीट यूरिन द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। वो किडनी क्या करती हैं? वो भी यूरिन के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती हैं। मेन हमारा किडनी सिस्टम वर्क करता है। अब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द मेन एंड इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज द यूरिनरी सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। इनमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? सबसे पहले ए पेयर ऑफ किडनीज, यानी दो किडनी होती हैं। ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर होगा दो, और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं ये फिगर आपको नज़र आ रहा है। दो किडनी है जो बीन शेप आपको नज़र आएंगी, सैम के बीच जैसी दोनों तरफ, लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं। उसके बाद ये येलो कलर में आपको नज़र आ रही हैं दोनों तरफ ट्यूब, येलो ट्यूब, और ये ट्यूब हमारी बोली जाती हैं यूरेटर। और यूरेटर जब नीचे आकर मिलती हैं तो ये यूरिनरी ब्लैडर में मिल जाती हैं। उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। आइए हम देखते हैं कि एक किडनी को अंदर से देखा जाए तो कैसी नज़र आती है। ये है किडनी, ब्लड विद वेस्ट एंड ब्लड विदाउट वेस्ट यूरेटर।
यूरिन अंदर एंटर करता है और किडनी के अंदर पाई जाती हैं आपकी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन द इज़ द यूनिट फॉर दैट। और ये नेफ्रॉन ही क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं किडनी के अंदर। आप देख सकते हैं ब्लड एंटर कर रहा है रेड कलर की वेसल्स में, और जो यूरिन है वो आपका येलो कलर की वेसल्स में आपको नज़र आ रहा है। तो लास्ट फिगर फिर देखिए, ये आपका किडनी जो कि जुड़ी हुई है रीनल आर्टरी से, और उसके बाद रीनल वेन आपको नज़र आएगी ब्लू कलर में, एओर्टा, और उसके बाद यूरेटर, और ब्लू वेना केवा भी आपको नज़र आ रही है। ये वेना केवा है, ये आपका यूरिनरी ब्लड, और ये सारा कुछ इसमें होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर एक सिंगल नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन आपने भी देखा, ये जो नेफ्रॉन है ये ढेर सारे मिलियंस और नंबर ऑफ नेफ्रॉन ये इस तरह से आपको इसमें नज़र आते हैं किडनी में। ये आपको ब्राउन कलर के पैचेस नज़र आ रहे हैं, और ये जो पैचेस हैं इन्हीं के अंदर आपको बहुत सारे नेफ्रॉन्स नज़र आते हैं। एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है हमें वो देखना है। ये है सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सिर्फ 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है बोमेंस कैप्सूल, ये आपको नज़र आ रहा है कैप्सूल जैसा एक सर्कुलर पार्ट येलो कलर का बोमन कैप्सूल, और इसी के अंदर जो ऑरेंज कलर के हैं वो आपके ग्लोमेरुलस बोले जाते हैं। ग्लोमेरुलस जो है वो ब्रांच होती हैं, जो एक ब्लड वेसल डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में ना, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, और ये और ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिससे डिफ्यूजन हो पाए। और हालांकि ये पार्ट केवल हमारे रीनल आर्टरी का है, वो आगे चल के यही आर्टरी फिर से रीअब्जर्शन करवाती है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट जो आपको नजर आता है वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, बोमेंस कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस मिलता है और पार्ट, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो बेस मटेरियल है वो बोमेन कैप्सूल से एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये पीछे येलो कलर की जो ट्यूब है उसमें इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि आप मिक्सिंग देख रहे होंगे, और रीअब्जॉर्ब होने के बाद फिर ये फाइनली रीनल वेन में चला जाता है। और उससे पहले कार्पलीज पाई जाती है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये इस तरह से पूरा हमारा फंक्शन करता है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट डायलिसिस। डायलिसिस की ज़रूरत क्यों होती है हमें? डायलिसिस की ज़रूरत जब होती है जब हमारी किडनी वर्क करना बंद कर देती है, और ये आर्टिफिशियली किडनी की तरह किडनी की फॉर्म में वर्क करती है। इसे हीमोडायलिसिस भी बोला जाता है। डायलिसिस कैन बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड बाय मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल filtration. Dialysis is based on the simple process of diffusion and osmosis. इसमें diffusion and osmosis के process शामिल होते हैं। And artificial kidney is a device to remove nitrogen based product from the blood through dialysis. Dialysis machine contain a number of tubes made और सेमी परमेबल मटेरियल। इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी होती हैं, सेमी परमेबल मटेरियल से बनी होती हैं। सेमी परमेबल का मतलब होता है कि वो ऐसा मटेरियल है जो कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर से आने जाने देगा बाहर की ओर। दीज ट्यूब आर सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। और ये एक टैंक है जिसमें हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है, उसमें ये सस्पेंडेड रहती हैं ट्यूब्स।
और इसकी एंट्री है यहाँ से, ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है जो इसमें एंटर करता है। उसके बाद इम्प्योर डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो यूज हो चुका है वो इसमें आ जाता है, जिसमें यूरिया और एक्सेस सॉल्ट होते हैं। यानी कि ये एक तरीके से हमारा जो यूरिन है उसका काम कर रहा होता है इस समय से, और जो ब्लड है वो एंट्री हमारा करता है आर्टरीज से, ये यहाँ से करेगा एंट्री, और पंप के ज़रिए ये अंदर जाएगा मेम्ब्रेन के ज़रिए, फिर ये वापस आपका कहाँ हो जाएगा, वेन के ज़रिए वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। और these tubes are suspended in the tank filled with dialysing fluid. The composition of fluid is same as that of our blood plasma. जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसी जैसा इसका कंपोजिशन होता है। बट इट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजनस बेस्ड, लेकिन इसमें जो पहला कंटेनर है उसमें नाइट्रोजन बेस्ड नहीं होते हैं। इट मीन्स इट हैज ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, और जो बेस मटेरियल है वो ब्लड से निकल के हमारे इस सॉल्यूशन में आ जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस इसमें होता है। फाइनली क्या होता है, फाइनली हम देख सकते हैं ये है हमारा सिस्टम जो इसमें दिखाया गया है। पहली स्टेप में आपको जो नज़र आ रहा है इसमें ब्लड वेस्ट मटेरियल के साथ है, ब्लड आपको रेड कलर है, और जो सर्कल दिखाया है येलो कलर के वो आपका बेस्ड मटेरियल है। जबकि डायलेसेट जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन, जो डायलिसिस में यूज होता है, दूसरी तरफ कंटेनर ब्लू कलर में दिखाया है। लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, जो बेस्ड मटेरियल है वो हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरी ओर, वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से ये पास आउट हो जाएगा, और ये जो पास आउट होता है वो हमारा फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, ये जो कलर दिखाया गया है इसमें पहुँचता है। और सारा कुछ वही है हमारा वर्किंग। मशीन कैसी दिखाई देती है आप देख सकते हैं, डायलिसिस मशीन ये फिगर में आपको नज़र आएगी, ये साइड से आपको नज़र आएगी राइट हैंड साइड पर, और दूसरे फिगर में आपको ये है पूरी डायलिसिस मशीन जो होती है वो, जैसे हमने बुक की पिक्चर के हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश की है। Excretion in plants. Excretion is a process by which the waste product or undesired substance are removed from the body. Plant have no special organ for excretion. यानी प्लांट में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द प्लांट। प्लांट भी डिफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं, और थ्रू ट्रांसपिरेशन अनडिजायर्ड वाटर इज लॉस्ट, और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो अनडिजायर्ड वाटर वो लॉस्ट कर दिया जाता है। डू यू नो सम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट, यानी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हार्मलेस प्रोडक्ट में बदल दिए जाते हैं और वो स्टोर कर लिए जाते हैं प्लांट के अंदर ही, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे रबर है, रैफिड्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट, जैसे रबर प्लांट होते हैं तो रबर एक लेटेक्स है जो प्लांट से लिया जाता है। नाउ सम यूजफुल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। Tannins, tea leaves, amla and beetles, nuts contain tannin. Bark of some trees contain tannin, which is used to produce leather and manufacture ink. तो इंक और उसको मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होता है टैनिन का। अगले हैं लेटेक्स, सम प्लांट्स लाइक पपाया एंड फिग स्टोर मिल्क जूस इन देम, और दिस called latex which is used in the making medicine। मतलब आपने देखा होगा पपाया वगैरह की प्लांट है उनमें आपको एक मिल्की सब्सटेंस निकलता है जिसका इस्तेमाल बाद में मेडिसिन में किया जाता है। द लेटेक्स ऑफ रबर ट्री इज़ वेरी यूजफुल, रबर से जो लेटेक्स निकलता है उससे रबर बनाई जाती है। ऑयल्स, लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक वैसिल यानी तुलसी, लेमन, यूकेलिप्टस कंटेन ऑयल्स
वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम सीड ऑफ सम प्लांट्स। तो हम कुछ प्लांट के सीड से भी ऑयल लेते हैं। सम प्लांट्स ऑयल वी कॉमनली आर यूज मस्टर्ड ऑयल, नीम ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, क्लोव ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल। तो ये ऑयल भी एक तरीके से बेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए जो हमारे लिए यूजफुल हो जाते हैं। गम्स दी ज़्यादा स्टिकी वाटर सॉल्युबल बेस्ट, ये स्टिकी चिपचिपा होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। द गम ऑफ कॉमन गम ट्री बबूल इज यूज टू मेक ग्लू, तो ग्लू बना के बबूल का गम इस्तेमाल किया जाता है। रेजिन दीज आर कॉमनली फाउंड इन द स्टेम ऑफ पाइन, पाइन ट्री होते हैं उनकी स्टेम में ये पाया जाता है रेजिन। रेजिन आर soluble in alcohol and turpentine and make wood hard and strong, wood को ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना देता है। एंड एल्कलॉइड दीज आर टॉक्सिक बेस्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कैफीन इन कॉफ़ी सीड्स एंड निकोटीन इज टोबैको लीव्स आर ऑल्सो एल्कलॉइड। तो ये कुछ एल्कलॉइड हैं जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो हमारे लिए यूजफुल साबित होते हैं। तो प्लांट भी अपना जो एक्सक्रीशन करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एक प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, जिसका वो इस्तेमाल रेस्पिरेशन में करते हैं। उसके बाद जो एक्सेस बचती है उसे वो वातावरण यानी ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। इसी तरीके से जो CO2 डेवलप हुई रेस्पिरेशन के दौरान उनकी बॉडी में, वो CO2 इस्तेमाल कर लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस में दिन के समय में। तो इसका मतलब वो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, रात के समय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और दिन के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रात के समय नहीं कर पाते क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है इस तरीके से। और एक्सेस ऑफ वाटर को वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, उसके ज़रिए वो अपना एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स की रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, जैसे लास्ट टॉपिक। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।